सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी का क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग और वर्ल्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग सजीव जगत। इसमें देखेंगे हम लोग सजीवों की उत्पत्ति, सजीव कौन कौन होते हैं, सजीवों में विविधता क्या क्या होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे देखते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, जिसमें सारे जो जैविक कार्य होते हैं वो सारे संपन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सजीव जगत होता है उसमें अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जिसमें संश्लेषणात्मक और अपघटनात्मक क्या होता है, दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। उसको क्या बोलते हैं एक साथ, लिविंग और वर्ल्ड और सजीव जगत। हमारा जो देखो पहला टॉपिक इसमें जीव जगत में विविधता। जीव जगत क्या होता है? सबसे शुरू जीव जगत वो होता है कि जो पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो क्या होता है, चौथा नंबर का ग्रह है सौरमंडल में। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी। तो जो पृथ्वी होता है वो पृथ्वी है, उसमें क्या है, अनेक प्रकार के जीव जंतु पौधे, अनेक प्रकार के जो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के रचना में, आकार में, आमाप में, कोशिकीय संरचना में, अपने कार्यों को लेकर क्या होते हैं, सब अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और धरती में भी पाए जाते हैं। मतलब जल थल वायु सब में क्या पाया जाता है, जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनमें क्या होती है, शारीरिक संरचना जो होती है, उनकी आकार जो होती है, आमाप संख्या जो होती है, या फिर शारीरिक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन आपका हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया। ये सारी क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, संपन्न होती है। उन सभी जीवों को एक साथ क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। और वो जब सब जगह रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, जल थल वायु सभी जगह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जगत। ठीक है, ये हो गया आपका जीव जगत। अब इसमें विविधता कैसे पाई जाती है? विविधता पाई जाती है उन लोग की जो शारीरिक बनावट है, या फिर जो उनका शारीरिक क्रियाएं हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। हम लोगों को पहले से पता है, पौधों में अलग क्रियाएं संपन्न होती है, जंतुओं में अलग क्रियाएं संपन्न होती है, मनुष्यों में अलग क्रियाएं संपन्न होती है। इन सभी क्रियाओं में जो अलग अलग विविधता पाई जाती है, अलग अलग उन लोग में डिफरेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। तो जीव जगत में विविधता हमको पता चला। ठीक है, अब जीव जगत में दो प्रकार का होता है, एक होते हैं पौधे और दूसरा होता है जंतु, जीव जंतु जिसको बोल सकते हैं। तो जीव जंतु क्या होता है, ये क्या है, जीव जंतु जो है 1.7 to 1.8 मिलियन क्या होता है, जीव प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पृथ्वी में, जिसमें से 0.5 पॉइंट क्या है, पौधे वनस्पति जगत प्रेजेंट है। कहाँ पे? हमारे पृथ्वी में, हमारे सौरमंडल में। ठीक है, तो जीव जगत में विविधता पता चला हमको, जीवों के शारीरिक क्रियाएं और शारीरिक संरचनाओं में जो विविधता पाई जाती है, चाहे वो जीव पौधे हों या चाहे वो जीव जंतु हों। ठीक है, तो सजीव जो हो, जीव जंतु या पौधे हों, उनमें क्या होता है, विविधता पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जीव जगत में विविधता। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है सजीव क्या है। सजीव वो होते हैं जो एक कोशिकीय भी जिनकी शारीरिक संरचना होती है, एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है, जिनमें श्वसन प्रजनन उत्सर्जन आदि की क्रियाएं संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या है, जिसकी शारीरिक स्थिति में जो शारीरिक संरचना होती है उसमें क्या होता है, शारीरिक संरचना होता है उसमें क्या होता है, संश्लेषणात्मक और अपघटनात्मक दोनों क्रियाएं स्वचालित और स्वनियंत्रित होती है, उसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या होता है, स्वनियंत्रित और स्वचालित होती है, जिसमें संरचनात्मक और अपघटनात्मक दोनों कार्य संपन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम सजीव बोल सकते हैं। सजीव भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, पौधे हो गया, पौधे भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। पौधे
पौधे भी जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जो जंतु होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, बहुकोशिकीय होते हैं जैसे मनुष्य, है ना। इनमें क्या होता है, अलग अलग सारी क्रियाएं संपन्न होती है। पौधे में क्या होता है, पौधे में जो होता है देखो 2 प्रकार की होंगी, ये हो गया पौधा, ये हो गया आपका जंतु। इसमें एक कोशिका और बहुकोशिका होता है। इसमें भी बहुकोशिकीय होंगे, क्लियर। इसमें भी होता है, पौधे में भी एक कोशिकीय, इसमें भी क्या हो गया बहुकोशिकीय। ठीक, इसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो भोजन का निर्माण करता है। अच्छा, सजीव ये होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन किस टाइप से ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक संरचना और शारीरिक क्रियाओं के अनुरूप तय होता है। जैसे पौधे क्या होते हैं, पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ कुछ पौधे या अपवाद होते हैं जो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पौधे होते हैं, मैक्सिमम टाइप के पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण खुद करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद करते हैं, क्लियर। उसके बाद जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के भोजन ग्रहण करते हैं। कोई स्वनिर्मित भोजन ग्रहण करते हैं, कोई बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या हो गया, ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में पढ़ेंगे। ठीक है, फूड चेन में हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु और पौधे कैसे कैसे अलग अलग टाइप से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो जंतु का एक कोशिका का क्या हो गया उदाहरण, हमको पता है अमीबा, ठीक। और ये क्या हो गया, मनुष्य, सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। इसके जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वो कैसे बनते हैं, जैव घटक होते, जैव अणु होता है। बहुत सारे जैव अणुओं के मिलने से क्या होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग संरचनाएं होती है। जब हम लोग जंतु से कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तब उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि जो कोशिका होता है वो किससे बनता है, जैव अणुओं से मिलकर बना होता है। तो जैव जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। उन कोशिकाओं में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो स्वचलित और स्वनियंत्रित होते हैं। उनके समूहों से मिलकर बनने से क्या होता है, सजीव का निर्माण होता है। ठीक है, ये सजीव जगत हो गया आपका। सजीव क्या है, हमको पता चल गया, जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वो प्रत्येक कोशिका क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका में जो विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती है, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं प्रजनन का कार्य करती है, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। वैसे अनेक क्रियाओं को नियंत्रित, अनेक क्रियाओं को संपन्न कौन करता है, कोशिका करता है। और जो कोशिका बिना जीवन क्या होता है, जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम एज्यूम ही नहीं कर सकते कि जीवन होगा अगर बिना कोशिका होगा। तो कोशिका रहित तो कोई जीव नहीं होगा। और देखते हैं हमारा जो क्या बोलना चाहिए, वर्ल्ड है, संसार है, उसमें क्या है, अजीव भी है। अजीव मतलब क्या, जिसमें जीवन नहीं होती है ना, जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे चट्टान हो गए, पत्थर हो गए, पानी हो गया, और आपके बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना। इनमें क्या होता है, इनमें जान नहीं होती, वो स्वचालित और स्वनियंत्रित नहीं उनके होते। उनको अगर उनसे हमको कार्य लेना है या फिर उनसे हमको कार्य कराना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमको मतलब जो जीव होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उनको वर्क करना पड़ेगा, उनको कार्य करना पड़ेगा। तब वो अजैविक जो चीज़ें होती है वो क्या करेंगी, कार्य करेंगी। लेकिन क्या होता है, जो सजीव होता है, सजीव क्या होता है, सजीव एक और चीज़ है। सजीव में हम ये देखेंगे कि सजीवों में क्या होता है, प्रजनन की क्रिया जो होती है उससे क्या होता है, पुराने पीढ़ी से नए पीढ़ी का निर्माण होने के लिए संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किनमें, सजीवों में। तो पुराने जो आपके पुरानी पीढ़ी है उनसे नई पीढ़ी या तो हूबहू प्राप्त होंगी या उनके अनुसार उनके जैसे कुछ लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है ना। इन दोनों, ये जो प्रजनन है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसका अध्ययन हम लोग अगले चैप्टरों में करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि सजीव क्या होता है। सजीव का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि सजीवों में पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ियों के द्वारा नई पीढ़ी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन अजीवों में नहीं होती। अजैविक क्या होता है, वो या तो पहले से निर्मित हुए होते हैं या फिर कुछ कारणों से हमारे वातावरण में कुछ जो विभिन्नताएं आती है उनके द्वारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उनसे कार्य हमको कराना पड़ता है। जो सजीव होते हैं उन पे फोर्स लगाएंगे या उनसे अगर हमको काम लेना होता है, हम
क्या करेंगे, हमको उनसे काम लेना है तो हम उनके ऊपर वर्क करेंगे, अपना कार्य लेंगे, तब होगा वो काम, ठीक। और उनमें जो होती है वो कोशिकाओं, जो अजैविक जो होते हैं वो क्या कोशिकाओं से निर्मित नहीं होते, सजीव जो होते हैं वो क्या होता है, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ में आया सजीव क्या होते हैं और अजीव क्या होते हैं। अब देखते हैं सजीवों के लक्षण, सजीवों में कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। पहला दिया हुआ निश्चित आमाप आकार के साथ व्यक्तिकता। सजीव तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सजीव क्या होते हैं, जो कोशिकाओं से निर्मित हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सजीव बोलते हैं। लेकिन सजीव क्या होते हैं, जो निश्चित आमाप आकार, सारे जीव जंतुओं का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आमाप होता है, मतलब उसकी शारीरिक बनावट जो होती है, उसकी बुद्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका जो सारे क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, एक लक्षण, मतलब एक विविधता के साथ होती है, मतलब एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे हम लोग का क्या है, हम मनुष्य है तो हमारा शारीरिक बनावट अलग है, किनसे, अलग जंतुओं जैसे गाय, बैल, बकरी, बाघ, शेर, इन लोग से अलग है। तो सारे जंतुओं का अलग अलग शारीरिक संरचना होता है, इससे पता चलता है कि वो कौन से जंतु है या फिर कौन से पौधे हैं। पौधे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उनका जो आकार और आमाप क्या होता है वो निश्चित होता है, जिससे उनकी व्यक्तिकता का ज्ञान होता है। व्यक्तिकता का मतलब ये होता है कि वो शेर है, वो मनुष्य है, या वो गुलाब का पौधा है, या फिर आम का पौधा है, आम का पेड़ है, या फिर बरगद का पेड़ है, उसके व्यक्तिकता से ज्ञात होता है कि वो कौन से चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं संरचना तथा विशिष्टता। संरचना क्या होता है, किसी पौधे में क्या होता है, छोटी टहनी होती है, किसी में बड़ी टहनी होती है, किन्हीं जंतुओं का 4 पैर होता है, किसी जंतु का 2 पैर होता है, किसी में 8 पैर भी होते हैं। जैसे 8 पैर वाला पता है ना हमको, ऑक्टोपस है ना, मकड़ी के भी अलग पैर होते हैं, मच्छर के 4 होते हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। वैसे ही सभी जंतुओं का क्या होता है, अलग अलग विशिष्ट संरचना होता है, जिसके थ्रू हम उन जंतुओं को पहचान सकते हैं, उनके वर्ग को पहचान सकते हैं, ठीक है। कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, अच्छा हम तो पहले ही अभी पढ़े सजीव क्या, उसमें पता चला हमको कि कोशिका बिना जीवन निराधार है, मतलब कोशिका बिना जीवन का जो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो कोशिकीय संरचना भी सारे जंतुओं में अलग अलग होती है, किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में असंख्य होती है। मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हम लोग कोशिकीय संरचना को बांट सकते हैं। कैसे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, सब में अलग अलग होती है, ठीक है, सारे जंतुओं में। तो उनकी कोशिकीय संरचना देख के हमको पता चल जाता है। और विशिष्ट कोशिकीय संरचना भी विशिष्ट क्या बोलना चाहिए, विशिष्ट कैरेक्टर्स को लेकर होती है। जो उत्सर्जन करेगा, जो श्वसन करना है वो श्वसन करेगा, जो देखना है वो देखना है, जिसका कोशिका हाथ के लिए बना है वो हाथ के लिए। तो कोशिकीय संरचना का भी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और क्या करता है वो, उससे भी हम हम इसे सजीवों का मुख्य लक्षण बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे उपापचय। उपापचय क्या बोलता है, अच्छा उपापचय जानने से पहले हम ये बोल सकते हैं कि जो कोशिका होता है, हमारा जो कोशिकीय संरचना होता है उसमें क्या होता है, संश्लेषणात्मक मतलब नए चीज़ों की उत्पत्ति करना, और अपघटनात्मक मतलब होता है जो चीज़ें वो चलती है उसको भाग में पार्ट में तोड़ना, टूटना। अपघटन मतलब होता है टूटना। तो हम लोग 2 चीज़ बोल सकते हैं, क्या होता है, कोशिकीय संरचना में 2 कार्य होते हैं, संश्लेषणात्मक और अपघटनात्मक। जो संश्लेषणात्मक होता है वो क्या होता है, नई चीज़ों की उत्पत्ति करता है, और अपघटनात्मक जो होता है वो पुराने चीज़ों को या फिर जो चीज़ें होती है, जो कार्य होते हैं उसको पार्ट में तोड़ता है। उसका उदाहरण हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उपापचय की, ठीक है। जीवित कोशिका या जीव के विशिष्ट अंग में क्या होता है, तात्विक तथा सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का संश्लेषणात्मक एवं जटिल रासायनिक पदार्थों से सरल क्या होता है, विशिष्ट अपघटन के फलस्वरूप सरल या तात्विक रासायनिक पदार्थों का निर्माण ही उपापचयी क्रियाएं कहलाता है। संश्लेषणात्मक और अपघटनात्मक दोनों क्रियाओं को साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपापचय बोल सकते हैं। अब उपापचय में हम लोग ने इस
जो हम लोग को परिभाषा दिया हुआ है उपापचय का, उसमें से हमको पता चलता है कि संश्लेषणात्मक किसको बोलते हैं, सरल पदार्थों से क्या होता है, विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निर्माण क्या होता है, संश्लेषणात्मक, और जटिल रासायनिक पदार्थ से सरल रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, टूटना क्या होता है, जटिल रासायनिक पदार्थों का सरल रासायनिक पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, अपघटनात्मक या विघटन कहलाता है। ठीक है, पर इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, उपापचय क्रियाएं कहते हैं। अब उपापचय तो दो प्रकार का हुआ। उपापचय क्या होता है, पहला चीज क्या होता है, उपापचय में एनाबोलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। उपापचय या एनाबोलिज्म किसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, संश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, छोटे सरल पदार्थों से बड़े रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होना या नए चीज़ों की उत्पत्ति होना क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का मिलके एक साथ नए चीज़ों का उत्पत्ति होना किसको बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे एनाबोलिज्म, उपापचय। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, 6 जो अणु होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, और क्या होता है 12 जो अणु होते हैं वो H2O का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रकाश आएगा, सन का लाइट आएगा, सूर्य का रोशनी, और क्या होता है हरित लवक, मतलब क्या होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है। इन सब के प्रेजेंट में क्या होता है, जब 6 अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु होते हैं जल के, वो मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6, और 6 अणु बाहर करते हैं और 6 ऑक्सीजन निकालते हैं। अब देखते हैं दूसरा, अब प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण अध्ययन हम लोग अगले चैप्टरों में करेंगे। अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि एनाबोलिज्म क्या होता है। एनाबोलिज्म होता है सरल पदार्थों से नए विशिष्ट पदार्थों का संश्लेषणात्मक या नए संरचना का निर्माण क्या होता है, एनाबोलिज्म। उपचय और अपचय क्या होता है, कैटाबोलिज्म, जिसमें अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन किस में होता है, श्वसन की क्रिया में। श्वसन की क्रिया जो होती है वो सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, अपघटन का। ये क्या होता है, अपचय में होता है। इसको एनाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म बोलते हैं। किसको, उपचय और अपचय को। जो क्या होता है, ये हमारा उपापचय का 2 पार्ट होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं श्वसन। सजीवों में अलग अलग टाइप के श्वसन होते हैं, जैसे पौधे होते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधों का श्वसन जो होता है वो पौधों के श्वसन में क्या करते हैं, उन लोग CO2 ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और जो हमारा सजीव जंतु जगत होता है वो क्या करते हैं, श्वसन में H2O क्या करता है, अंदर करता है, और CO2 बाहर करता है श्वसन क्रिया के दौरान। लेकिन जो क्या पत्थर होती है या चट्टानें होती है, नदी पहाड़ होते हैं, वो क्या आपका श्वसन करते हैं। उनको हम लोगों ने देखा है कि कोई भी रासायनिक पदार्थों का अपने अंदर लेना या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थों का अपने अंदर लेना और अपने बाहर छोड़ना क्या होता है, ग्रहण करना और छोड़ना क्या होता है, श्वसन की क्रिया कहलाती है। तो क्या आपने नदी पहाड़ देखा है, नदी पहाड़, तो चट्टानें और रेत, आपका इमारत हो गया, ये सब सारी चीज़ों को देखा है आपने श्वसन करते हुए। देखना आप खुद चेक करना कि कौन से जो होते हैं, कौन से आपके अजैविक पदार्थ जो होते हैं वो श्वसन नहीं करते, और जैविक पदार्थ जो जैविक संरचना होती है, जैव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन भी 2 प्रकार का होता है, और अब पौधों में अलग श्वसन की क्रिया होती है और जो जंतु होते हैं उसमें अलग श्वसन की क्रिया होती है। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पादप जगत क्या करते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, O2 बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया में, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, जंतु जगत वाले जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, O2 ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। क्लियर। तो सजीवों का मुख्य लक्षण ये भी बोल सकते हैं कि जो अजैव संरचनाएं होती है वो क्या होती है, श्वसन नहीं करती, और जैविक संरचनाएं जो होती है वो श्वसन करती है। समस्थितिपन और समस्थापन, इनमें क्या होता है, समस्थितिपन मतलब ये होता है कि वह स्वचालित होती है, जो जिनकी कोशिकाएं होती है स्वचालित और स्वनियंत्रित होती हैं।
ठीक है। फिर हो गया पोषण, आहार, पोषण बोल सकते हैं हम लोग। पोषण किसको बोल सकते हैं? जिससे हम लोग आहार ग्रहण करते हैं और आहारों का विघटन या संश्लेषण होता है, मतलब जिससे देखो पोषण हम लोग आहार जो ग्रहण करते हैं उसमें से टूटता है, वो अपघटन भी होता है और उससे क्या होता है? संश्लेषण होता है। उससे विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों के लिए जो जरूरी होते हैं उन भागों के लिए उनका निर्माण करते हैं। तो सजीवों में ही पोषण होता है। क्या पत्थरों में पोषण होता है? क्या पत्थरें खाना खाती है? नहीं, हम लोग सिर्फ किसको पादप जगत जो होता है पेड़ पौधे उसको हम लोग पानी देते हैं, जो सनलाइट की उपस्थिति में मतलब सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरोफिल से कनेक्ट होकर क्या करते हैं? जल वल सब मिलके क्या करता है? पौधों का भोजन का निर्माण करता है। और जो आपका क्या होता है जंतु जगत होते हैं वो क्या होते हैं? या तो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं। मतलब ये फूड चेन में हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण कैसा होता है। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो सजीव जगत होते हैं उनमें क्या होता है? पोषण होता है। पोषण के लिए आहार लेना जरूरी है। आहार किस में होता है? पेड़ पौधों में ही होता है और जीव जंतुओं में ही होता है। ठीक है। वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है? हम लोग वृद्धि से क्या समझते हैं? हम लोग का जो शारीरिक स्थिति होता है वो जब हम लोग नए होते हैं, मतलब पुरानी पीढ़ी से एक नई संतति का निर्माण होता है, तब क्या होता है? वो सारे चीज़ छोटे होते हैं। जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं, आप लोगों ने पौधे लगाए होंगे, तो वो क्या होता है? पौधे छोटा होता है, फिर उसको हम लोग पानी देते हैं तो उसमें पोषण होता है। फिर कोशिकीय संरचना उसका धीरे 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 पोषण के थ्रू बढ़ता जाता है और एक जब जो पौधा छोटा होता है वो एक बड़े दरख्त या बड़े पेड़ का निर्माण कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। और हम लोग भी मनुष्यों में, अगर मनुष्यों में देखते हैं तो छोटे, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, उसके बाद वो क्या होता है? आहार ग्रहण करते जाते हैं। उनका जो उनको मिलना चाहिए जो आहार या फिर जो वातावरण उसके अनुसार क्या होते हैं? वो ढलते जाते हैं और क्या करते हैं? नए वो अपने शारीरिक वृद्धि करते जाते हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होता है। वैसे ही सारे जंतुओं में भी वृद्धि होता है। लेकिन क्या अगर एक पत्थर, छोटा सा पत्थर आप अपने घर में रख के देखो, उसको अगर 10 साल भी देखोगे तो वो उतना ही बड़ा होगा। लेकिन क्या पौधे और जंतु होते हैं वो छोटे रहते हैं? नहीं, वो सारे जंतु जो होते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बैल बकरी जितने भी जंतु होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। वैसे ही पादप जगत के पादप जीव भी अपनी शारीरिक संरचना में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता। संवेदनशीलता हम लोग किसको बोल सकते हैं? संवेदनशीलता जो होता है हम लोग जब वातावरण में जब चेंजेस होते हैं, वातावरण में अनुकूल, देखो दो टाइप का परिस्थिति होता है, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। तो वातावरण में जब चेंजेस होती है, जब वातावरण में कोई भी चेंज होता है तो क्या होता है? वातावरण दो टाइप का हो सकता है, किन्हीं जीवों के लिए प्रतिकूल हो जाता है और किसी जीवों के लिए अनुकूल हो जाता है। तो उन वातावरण के जो चेंजेस होते हैं उनके अनुरूप अपनी शारीरिक स्थिति को ढालना क्या होता है? संवेदनशीलता होता है। उसको सब लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते। जो एडॉप्ट करता है मतलब जो अपने अंदर उसको शारीरिक संरचना को उसके अनुरूप करता है वो सर्वाइव कर पाता है, वो जी पाता है। और जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है? संवेदनशीलता भी जो होती है वो सिर्फ जीवों में पाई जाती है, पादप जगत और जंतु जगत के लिए लागू होती है। उत्तेजनशीलता क्या होता है? उत्तेजनशीलता वो होता है जो अगर किसी भी चीज़ को, अगर मान के चलो अगर हम एक पिन लेते हैं, सुई लेते हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग? किसी भी जंतु को, कुत्ता बिल्ली या फिर पेड़ पौधे या फिर स्वयं में अगर हम लोग ऐसे पिंच करते हैं, उसको घुसाते हैं तो क्या होता है? हमको हमारे संरचना में क्या होता है? दिक्कत होता है, मतलब हमको तकलीफ होती है। लेकिन क्या अगर हम लोग पत्थर में या नदी में या वायु में ऐसे जगह पे या इमारतों में अगर उसको हम लोग ऐसे पिंच करें, उसको घुसाएं, तो क्या उनको तकलीफ होगी? नहीं। या उनकी शारीरिक संरचनाओं में कोई भी चेंजेस होगी? तो नहीं। ये क्या होगा? उत्तेजनशीलता होता है। उत्तेजनशीलता किसमें पाया जाता है? सिर्फ सजीवों में उपस्थित होता है। क्लियर। अब देखते हैं प्रजनन। नेक्स्ट बता रहा है प्रजनन। प्रजनन दो टाइप का होता है, हम लोग को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही बता देती हूँ। लैंगिक प्रजनन और होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में हूबहू प्रजनन क्या होता है? पहले तो सबसे बड़ी बात, विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक अंग का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रजनन की क्रियाएं जिसमें होती है उसमें से क्या होता है? पुरानी पीढ़ी से नए संततियों का निर्माण होता है, जो दो टाइप के होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। दो क्रियाएं संपन्न होती है। कुछ जंतुओं में लैंगिक प्रजनन होता है, कुछ जैवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है उसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अलैंगिक प्रजनन में जो
पेरेंट्स है, मतलब पैतृक पक्ष होता है, वो एक होता है। इसमें क्या होता है, जब नए जीवों का निर्माण होता है तो ये हूबहू होता है, और ये क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में अलग अलग होता है। ठीक है, तो सजीवों का मुख्य लक्षण यह है कि पत्थर क्या दूसरा पत्थर दे सकता है, नहीं, लेकिन पौधों से नए पौधों का निर्माण होता है, जीवों से नए जीवों का निर्माण होता है। तो ये भी क्या हो गया आपका जीव जगत का प्रमुख लक्षण हो गया। ठीक है, फिर हो गया आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थों के उपस्थिति किसमें होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग डीएनए, आरएनए। ये किसमें संश्लेषणात्मक, आरएनए ये किसमें होता है, डीएनए। और आरएनए की जो क्रिया होती है वो संपूर्ण कोशिकाओं के लिए जरूरी होती है। जो डीएनए होते हैं वो अपने डीएनए से क्या होता है, हम लोग अपने जो संघ अपना जो संतति है उससे हम पहचान कर सकते हैं कि इस संतति का निर्माण किन जीवों से हुआ, उनके पेरेंट्स कौन है। ये आनुवांशिक पदार्थ कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, किसके रूप में, डीएनए के रूप में और आरएनए के रूप में। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, ये क्या किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं में। और कोशिका किसमें होते हैं, कोशिका जो होती है कोशिकीय संरचना, वो किसका उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण किसका है, जीवों का। तो ये क्या हो गया, जीवों में आनुवांशिक पदार्थों की उपस्थिति होती है, जिनमें नहीं होती आनुवांशिक पदार्थों की उपस्थिति वो जीव सजीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता क्या होता है, उसका परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। अनुकूलन वह प्रकार है जो किसी जीव में उसी पीढ़ी के लिए वातावरणीय परिवेश या स्थिति के कारण विकसित होता है, अल्पकालिक अनुकूलन कहलाता है। अच्छा, अनुकूलन से पहले हम लोग ये देखते हैं कि वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, हम लोग अभी पहले ही पढ़े कि वातावरण में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उसको जीव जंतु जो होते हैं, पादप जगत या जंतु जगत जो होता है वो एडॉप्ट करता है। तो वो किसी के लिए क्या होता है, प्रतिकूल होता है, मतलब उसको नष्ट कर सकता है, और किसी के लिए अनुकूल होता है, जो एडॉप्ट कर लेता है उन लोगों के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, तो अनुकूलन का भी दो प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, अल्पकालिक अनुकूलन, वो क्या होता है, एक तो टाइम के लिए, एक टाइम के साथ ही विकसित होता है, और क्या होता है वो अल्पकालिक होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये उसी पीढ़ी के लिए होता है, प्रत्येक पीढ़ियों के लिए नहीं होता है। जो पीढ़ी उस टाइम पे लिविंग है, मतलब उस टाइम पे जी रही है, उसी पीढ़ी के लिए होगा। ये अल्पकालिक होता है, ये वातावरणीय परिवेश में रहने के कारण होता है। दूसरा तथ्य बोलता है कि जब किसी जीव में वातावरणीय लक्षणों या कारकों के कारण अनुकूलन उत्पन्न होता है तथा वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति प्रदर्शन करता है तो उसे दीर्घकालिक या स्थायी अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन भी दो टाइप का होता है कि जब वातावरण में चेंज होता है वो उसी टाइम के लिए होता है, उसमें वो दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है, तो उसको अल्पकालिक अनुकूलन बोलते हैं। और दीर्घकालिक अनुकूलन किसको बोलते हैं, दीर्घकालिक अनुकूलन हम उसको बोलेंगे जो वातावरण में चेंजेस होता है तब रहता है, फिर वो नेक्स्ट पीढ़ी में जब संतति उत्पन्न होती है, फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होती है, फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होती है उन पर वंशानुगत होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक अनुकूलन। क्लियर। अब उत्सर्जन भिन्नता एवं विकास। भिन्नता क्या होता है, हमको पहले ही पता है कि सारे संरचना, आकार, आमाप, सारी शारीरिक बनावट या मानसिक स्थिति जो होती है सबकी विभिन्न प्रकार की होती है, और उनमें क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। सजीव में वृद्धि एवं विकास नहीं होता है, सजीवों में ही वृद्धि एवं विकास होता है। उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया भी प्रमुख कारण हो सकती है सजीवों के लिए। क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का या फिर जिन पदार्थों का शरीर को, उस बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। उत्सर्जन भी अनेक प्रकार का होता है, पादप जीवों में अलग उत्सर्जन की क्रिया होती है, और क्या बोलना चाहिए, जंतु जगत में भी अलग क्रियाओं का अलग टाइप का उत्सर्जन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो अजीव पदार्थ होते हैं उत्सर्जन की क्रियाएं नहीं होती, जो सजीव होते हैं उनमें ही जो क्या होता है, उनका ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, उनमें ही अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं जीवन चक्र। 16 बोलता है, 16 नंबर का पॉइंट बोलता है जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है, जीवन चक्र होता है कि पुरानी पीढ़ी के द्वारा जब नई संतति का निर्माण होता है तो उन निर्माण के पश्चात जब तक वो
जो पीढ़ी है वो नष्ट नहीं हो जाता। उन सब के बीच में जितनी क्रियाएं या फिर जितनी चीज़ें संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। तो क्या नदियों में ऐसा होता है? नहीं, ये वातावरणीय अनुकूलन के कारण ही उसमें चेंज होगा, लेकिन वो क्या होता है, नदियों में नहीं होता, इमारतों में नहीं होता, वो स्वयं से नहीं होता ना। जो जीवन चक्र होता है सजीवों में वो स्वयं से होता है, पूर्व निर्धारित होता है, या फिर वो समय के साथ अनुसार होता है। उसमें हमारा या मतलब स्वयं जंतुओं का, जो जंतु का जीवन चक्र चल रहा है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जीवन चक्र, ठीक है। जीवन चक्र को हम लोग स्पष्ट बोल सकते हैं कि नए संतति के निर्माण के पश्चात मृत्यु के पूर्व तक, जो मृत्यु तक बोल सकते हैं, मृत्यु के पश्चात नहीं बोलना चाहिए, मृत्यु तक जितनी क्रियाएं संपन्न होती है, जितने क्रियाओं का संपन्न होना होता है, उस पूरे चक्र को क्या बोलते हैं, मृत्यु। क्योंकि वहां से क्या होगा, नए संततियों का निर्माण होगा, तो वो दूसरी संततियों में भी वैसा ही होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मृत्यु। सभी सजीव स्वप्रजननीय अर्थात स्वप्रतिकृति कारणीय स्वनियंत्रणीय अच्छे जीवन यापन के लिए आवश्यकता अनुसार अनुकूलित होकर विकास करते हैं। विकास करने के पश्चात क्या होता है, एक समय तक उनका एक बोलना चाहिए, हम जीवों का भी क्या करते हैं, जीने का जो होता है उम्र वो तय है। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उनका जो जीवन चक्र होता है वो कितने समय के लिए होगा वो हम लोग तय कर सकते हैं। या फिर देखो, अगर हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की भी बात करें तो क्या होता है, इनका भी जीवन चक्र होता है। ये क्या करते हैं, ये कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसके, मनुष्य की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका भी जीवन चक्र होता है। वैसे ही जंतुओं और पादप का भी होता है। जैसे कुछ पौधे साल भर के लिए होते हैं, कुछ पौधे 200-300 सालों के लिए भी होते हैं, वैसे ही जंतु भी होते हैं। कुछ जंतु 6 महीने तक के लिए जीवित रहते हैं, कुछ 1 दिन के लिए, और कुछ 100 सालों तक के लिए भी जीवित होते हैं। तो मृत्यु क्या होता है, ये तो हो गया जीवन चक्र की बात। अब मृत्यु का बात करते हैं कि मृत्यु क्या होता है, जब अपना एज कंप्लीट हो जाता है या फिर सारी क्रियाएं कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो जो जीव होता है वह नष्ट हो जाता है। क्या पत्थर कभी मरता है? कभी नहीं मरता। क्या नदी कभी खत्म होती है? नहीं होती। वैसे लेकिन क्या होता है, पादप जगत और जो जंतु जगत होता है उसमें क्या होती है, मृत्यु जो होती है वो होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उनका नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। आगे देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण का इतिहास हमको बताता है कि इतिहास या फिर प्रेजेंट बोलेंगे, वर्तमान में हमको क्या पता है कि अनेक प्रकार के पौधे और अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। सबको हम लोग अलग अलग नाम देना या फिर सबको विशिष्ट पहचान होता है, ठीक है। तो क्या है, अगर हमको उनको पहचानना है तो हमको किसी न किसी नाम से जानना आवश्यक होगा। हर साल क्या होता है पता है, हर साल 15,000 नए जीवों की खोज होती है, ठीक है। और असंख्य पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी में असंख्य प्रकार के जीव होते हैं। तो उनको हम उनके समानता, उनके समानता, उनका जो कार्य होता है उनके आधार पर क्या करते हैं, हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। जीवों में इसको 2 जीवों में तो सबसे पहले 2 टाइप के जीवों में रखे, पादप जीव और क्या होता है, जंतु जगत, ठीक है। तो पादप जगत और जंतु जगत को हम लोग अलग अलग उनका नामकरण करना आवश्यक होता है। उनका नामकरण किसके आधार पर होता है, उनके पहचान के आधार पर होते हैं, उनके कार्यों, उनके संरचना आकार आमाप के आधार पर उनको अलग अलग क्या बोलना चाहिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वर्गीकृत किया गया है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो जीव जगत का वर्गीकरण क्या होता है, पादप जगत और जंतु जगत के रूप में होता है। उसमें सबसे मुख्य क्या होता है, उन जीवों का, उन सजीवों का नामकरण आवश्यक है, उनके संरचना के आधार पर उनका पहचान आवश्यक होता है, ठीक है। नए जीवों का जो सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होता है या नए जीवों का जो खोज होता है, उत्पत्ति तो पहले ही हुआ होता है, लेकिन उनका जो खोज होता है असंख्य क्या होते हैं, असंख्य जंतु पहले से नामकृत किए जा चुके हैं, उनके क्या होता है, उनके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, उन जो नए जीवों का खोज होता है उस समय पे उसका क्या कहते हैं, उनके कार्यों को, उनके लक्षणों को देखकर उनके अनुसार जो लक्षण वाले जीव पहले से मौजूद है हमारे जानकारी में, उनके अनुसार उनका नामकरण करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास में पहले क्या होता था, पहले जब नींव कब पड़ा था, उनके खाने और ना खाने के आधार पर, उनके खाने व न खाने के आधार पर
उनके वर्गीकरण का इतिहास बोलता है कि सबसे पहले जो वर्गीकरण का नींव पड़ा था वो किसके अनुसार पड़ा था? सजीवों में, जीवों में क्या होता है, खाने और ना खाने के आधार पर उनमें असमानताएं जो थी उनके आधार पर पहले जीवों का वर्गीकरण करे। उसके बाद क्या होता है, अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जंतु जगत का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अरस्तु ने क्या किया, जब अरस्तु आए और अपने खोजों के आधार पर क्या किया, उन्होंने दो टाइप बताए जिनके आधार पर जंतु होते हैं। ठीक है, इनको जंतु जगत का आधार माना, जंतु जगत का जनक माना जाता है। इन्होंने जंतुओं के ऊपर अनेक रिसर्च किए, अनेक खोज किए। उनके आधार पर उन्होंने बताया कि जो जंतु होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, एनीइमा और इनेइमा। जो एनीइमा होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें रुधिर वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। इसके जो सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडस, मोलास्कस जो होते हैं। आर्थ्रोपोडस और मोलास्कस संघ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कौन से जंतु आते हैं, आर्थ्रोपोडस और मोलास्का संघ के जंतु आते हैं। क्लियर? ये रुधिर वाहिनी के आधार पर अरस्तु ने इसकी खोज की थी। किसने? अरस्तु ने। एनीइमा की। इनीइमा की क्या होती है, रुधिर वाहिनी में क्या होती है, लाल रुधिर के आधार पर, लाल रुधिर के आधार पर इसकी खोज की जाती है। इसका रिसर्च किया किसने? अरस्तु ने। और बताया कि जो क्या बोलना चाहिए, और बताया कि दो टाइप का होता है। ये भी इनीमा जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है विविपेरा और दूसरा होता है ओविपेरा। विविपेरा जो जंतु होते हैं वो क्या बोलते हैं, विविपेरा जो जंतु होते हैं, मतलब जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। उनका जो लक्षण होता है वो क्या होता है, बच्चे जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, इनमें क्या होता है, जो नए संतति का निर्माण होता है वो बच्चों के जन्म के अनुसार होता है। और ओविपेरा, इसमें क्या होते हैं, अंडे के निर्माण से। अंडा किस में बनता है, अंडे का निर्माण होता है इसमें जन्म से पूर्व। ऐसे कौन कौन से जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं बच्चे ना दे के? तो क्या हो गया, मछली, कबूतर अंडा देता है ना भाई, और क्या हो गया, मुर्गी, ये सब क्या होते हैं, बतख, ये सब जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और ये क्या होते हैं, बच्चे देने। तो इनीइमा क्या होता है, जो लाल रुधिर के आधार पर होता है। और ये क्या करता है, ये दो टाइप के होते हैं। विविपेरा जो बच्चे जन्म देते हैं, ऐसे जंतु होते हैं, उसको मनुष्य बोलते हैं, उदाहरण मनुष्य। ओविपेरा जिसमें अंडे का निर्माण होता है, जो बच्चे डायरेक्ट जन्म ना देकर अंडे देते हैं और उन अंडों से नए संतति का, नए बच्चों का निर्माण होता है। तो ये भी हो गया। अरस्तु जो थे उन्होंने कैसे निर्धारण किया, दो टाइप का, इनीइमा, एनीइमा और इनीइमा। इनीइमा दो टाइप का होता है, विविपेरा और ओविपेरा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। उसके आगे हम लोग एक और चीज देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थियोफ्रेस्ट आते हैं। थियोफ्रेस्ट नाम के वैज्ञानिक जो होते हैं वो बताते हैं कि थियोफ्रेस्ट आ गए। थियोफ्रेस्ट को क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, पादप जगत के जनक होते हैं। तो पादप जगत के जो जनक होते हैं वो क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, पेड़ों को, इन्होंने पौधों को क्या, पादप जगत के जनक है, इन्होंने पादप के ऊपर, पादप के अनेक जातियों के ऊपर, असंख्य जातियों के ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। उसके बाद बताया कि पादप जगत में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, सर्ब होते हैं, हर्ब होती है, झाड़ियाँ होती है, और पेड़, बड़े दरख्त जो होते हैं उसको बोलते हैं पेड़ या वृक्ष। उसके आधार पर पादप जगत को उन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद कौन आए, जॉन रे आए। जॉन रे नाम के वैज्ञानिक बताते हैं कि जो जंतु होते हैं या फिर पादप जगत होते हैं या जंतु जगत होते हैं, उनमें जातियों का निर्माण किया, मतलब समान लक्षण के आधार पर जातियों का वर्गीकृत किया। इसको क्या बोल सकते हैं, इन्होंने ही, जॉन रे नाम के जो वैज्ञानिक थे, तीसरे वैज्ञानिक आए जॉन रे, वो उन्होंने क्या किया, लक्षणों के आधार पर जंतुओं और पादप को बांटा। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, यहीं से ही जाति शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आते हैं आपके कैरोलस लिनियस।
इन्होंने क्या किया था, हिस्टोरिका प्लांटेरम करके एक बुक बनाया था, या सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने क्या किया था, इनके समानता और असमानता के आधार पर जंतु जगत और पादप जगत को वर्गीकृत किया था। ठीक है, इन्होंने अनेक पौधों, असंख्य पौधों और असंख्य जंतुओं के ऊपर तथ्यों का निर्धारण किया, उनके बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में अध्ययन किया, उसके अनुसार उनके समानता और असमानता के आधार पर पादप जगत और जंतु जगत को वर्गीकृत किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने, इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी का जनक भी बोला जाता है। किसको, वर्गीकी का जनक किसको बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, R.H. विटकर। इन्होंने क्या किया, पांचवें वैज्ञानिक जो है वो है R.H. विटकर। इन्होंने क्या किया था, 5 जगत प्रणाली, वो जो 5 जगत प्रणाली द्विनामकरण वाला प्रणाली है ना, उन्होंने क्या किया था, 5 नामकरण प्रणाली का क्या किया, 5 जगत नामकरण प्रणाली का स्थापना किया। उनके अनुसार जीवों और पादप जगत को क्या किया, वर्गीकृत किया। इसके अनुसार क्या होता है, इसमें उनके लक्षण, समानता, संरचना और संख्याओं के मतलब उनकी जातियों के अनुसार उनका क्या किया, डिवाइड किया, वर्गीकरण किया। क्लियर। अब देखते हैं आगे, वर्गीकी के मूलभूत तत्व। वर्गीकी का मूलभूत तत्व क्या होता है, इसमें होता है लक्षण निर्धारण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण। सबसे पहले वर्गीकरण जब होता है, इसको वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण जो होता है वो किसके आधार पर होता है, पहला होता है लक्षण निर्धारण। तो किसी भी जीव की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो लक्षणों में समानता होगी, लक्षणों में समानता के आधार पर उनको एक अलग क्या बोलना चाहिए, अलग जगह पे हम लोग रख सकते हैं। सब लक्षणों के आधार पर जिनमें लक्षणों में समानता होती है उसका क्या होता है, पुराने जीवों के लक्षणों के आधार पर उनके उन संघ में या उन जातियों में उनका जो, देखो क्या होता है, अगर हम लोग नए जीवों की खोज किए, ठीक है, नए जीव हमको मिला, तो नए जीवों में क्या होगा, उनका लक्षण देखेंगे हम लोग। उन जो लक्षण देखते हैं वो लक्षण को हम लोग एक नोट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुराने जो जीव पहले से मिल चुके हुए होते हैं उनके लक्षण, किन जीवों से उनके लक्षण जो होते हैं नए जीवों की समानता रखते हैं। फिर वो नए लक्षणों को समानता रखने वाले जो पुराने जीव होते हैं उन्हीं की श्रेणी में किसको रखते हैं, जो नए जीव का खोज हुआ है। तो ये किससे होता है, लक्षण के निर्धारण के अनुसार होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहचान। उसके शारीरिक बनावट, संरचना जो होती है, शारीरिक संरचना, उनका आकार जो होता है, उसके आधार पर क्या होता है, हम लोग उस जीव को उसके समान जीवों वाले श्रेणी में रख सकते हैं। फिर होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण जब होता है तो हम लोग उसको पादप जगत में रखना है, जीव जगत में रखना है, या फिर पादप जीव जगत में कौन से संघ में रखना है, उसके वर्गीकरण, उनके लक्ष्य निर्धारण और पहचान के आधार पर हम लोग उस श्रेणी में उसको रखते हैं। अब उसका क्या करते हैं, नामकरण करेंगे। भाई नया जीव मिला तो उसका क्या होगा, उसका नाम तो पहले से निर्धारित नहीं होगा, तो उसका निर्धारण किसके अनुसार करते हैं, क्या बोला चाहिए, उनका जो पुराने जीवों के साथ जैसा संबंध होता है या फिर जो समानता होती है उनके आधार पर हम लोग उसका नामकरण करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं वर्गीकी, वर्गीकरण पद्धति एवं वर्गीकरण, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक, तो वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण पद्धति क्या है और वर्गीकरण क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वर्गीकी क्या होता है, जिसमें हम लोग जो उन जीवों का अध्ययन करते हैं जिनमें लक्षण समान होते हैं और असमान होते हैं, जीवों का जो अध्ययन कहलाता है उसको किसके अंतर्गत करते हैं, हम लोग वर्गीकी के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, और वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। वर्गीकरण पद्धति क्या होता है, वर्गीकरण पद्धति वह होता है जिसमें हम लोग उसके लक्षण का, उसके नामकरण का, उसके जाति का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग द्विनामकरण प्रणाली का अध्ययन करते हैं या फिर अपाच नामकरण प्रणाली का अध्ययन करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी नियम, सिद्धांत, सारे चीज़ें होते हैं, नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किस में होता है, वर्गीकी में होता है, पहला चीज। दूसरा क्या होता है, इसमें लक्षणों का नामकरण, सिद्धांतों का अध्ययन होता है और डिवीजन होता है, मतलब अलग अलग श्रेणियों में इसको रखा जाता है। ये हो गया वर्गीकरण पद्धति, रूल के अनुसार कार्य होता है। ठीक है, इसमें फिर होता है वर्गीकरण, उसका भी क्या होता है, लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग श्रेणियों में उसको रखते जाते हैं, बांटते जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्लियर।
अब देखते हैं वर्गीकी तथा वर्गीकरण पद्धति में अंतर क्या होता है। वर्गीकी में क्या होता है, यह जीवों के नामकरण, पहचान एवं वर्गीकरण का विज्ञान है। इस विज्ञान वर्गीकी विज्ञान के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इसमें नामकरण और पहचान का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण पद्धति क्या होता है, इसमें जीवों के नामकरण, पहचान तथा वर्गीकरण के साथ साथ उद्विकासीय संबंधों की व्याख्या करते हैं। मतलब उसकी जो वृद्धि होती है या उसका जो विकास होता है उसका किसमें व्याख्या करते हैं हम लोग, वर्गीकरण पद्धति में व्याख्या करते हैं। इसमें सिर्फ नामकरण और वर्गीकी में नामकरण और पहचान की ही बात होती है। क्लियर। फिर दूसरा होता है ये वर्गीकरण की प्रणाली है, जिसमें वर्गीकरण के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करके जीव जातियों और विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करते हैं। ये वर्गीकरण का ही प्रणाली होता है। लेकिन वर्गीकरण क्या होता है, इस पद्धति में वर्गीकरण के हर स्तर में जीव के विशिष्ट गुणों को संदर्भित किया जाता है। मतलब विशिष्ट जो गुण होते हैं उसको डील करते हैं, उसका ब्रॉड रूप बताते हैं, ये होता है वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आपके में टॉपिक, प्रारूपी वर्गीकी एवं आधुनिक वर्गीकी में अंतर। प्रारूपी वर्गीकी क्या होता है और क्या होता है आधुनिकी वर्गीकी। प्रारूपी वर्गीकी मतलब जो उसका इंडेक्स होता है, हम लोग स्टार्टिंग में जो अध्ययन करते थे वर्गीकी का, वो क्या होता है प्रारूपी वर्गीकी। और दूसरा आधुनिक वर्गीकी, मतलब अब जो वर्गीकरण का पद्धति होता है उसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक वर्गीकी। ठीक है, तो प्रारूपी वर्गीकी बोलता है इस वर्गीकरण प्रणाली में एक समय में एक या कुछ जीवों का ही अध्ययन करते हैं, उसी जाति का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ही जाति के विभिन्न जंतु जीवों का इस वर्गीकरण प्रणाली के तहत हम लोग एक ही समय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अलग अलग समय में इसका अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में क्या होता है, अधिक संख्या में हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, अधिक संख्या में अनेक जीवों का अध्ययन हम लोग एक ही साथ कर सकते हैं। क्लियर। फिर दूसरा क्या होता है, इसमें जाति वर्गीकी का आधारभूत इकाई होता है। जो वर्गीकरण प्रणाली होता है या फिर वर्गीकरण होता है, वर्गीकी होता था पहले प्रारूपी वर्गीकी, उसमें क्या होता था, जिसमें जाति जो होता है, जीवों का जो जाति होता है वो मुख्य भूमिका निभाता था। इसके साथ इसमें क्या होता है आधुनिक वर्गीकी में इसकी जनसंख्या, इसमें जो किस्म होती है या फिर जो उपजाति होती है उसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं उसके प्रयोगों के आधार पर आधुनिक वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, जाति का निर्धारण केवल आकारिकीय लक्षणों के आधार पर किया जाता था। पहले जो संरचना होती थी जीवों की उसके आधार पर उसी के समान जाति में, उसी के समान जो जीव होते थे वो जीव कौन सी जाति में है, उसी जाति में उसका अध्ययन किसको करते थे, प्रारूपी वर्गीकी में। लेकिन इसमें क्या होता है आधुनिक वर्गीकी में, इसमें क्या होता है सूचनाओं संकलन के पश्चात जो विश्लेषण किया जाता है जीवों का, उसके आधार पर, उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके शारीरिक संरचना के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, उनके लक्षणों के आधार पर हम लोग जाति का मतलब किस जाति की श्रेणी में आता है उसका अध्ययन करते हैं। फिर देखते हैं चौथा, जाति को स्थायी अथवा सुनिश्चित जीव माना जाता है। जो प्रारूपी वर्गीकी होता था उसमें सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता था, जाति। ठीक है, तो जो जाति होता है वो स्थायी होता है अथवा सुनिश्चित जीव माना जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें जाति को परिवर्तनशील जीव माना जाता है। इसमें क्या होता है अलग लक्षणों या फिर एडॉप्ट जो वातावरण के अनुसार जो होता है उसके आधार पर हम लोग उसकी जीवों की जाति का अध्ययन कर सकते हैं या फिर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर क्या है पांचवा, यह जातियों के बीच विकास तथा अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। जो उन जातियों में जितने, एक ही जाति में जितने जीव हैं उनमें जो विकास होता है तो अलग अलग टाइप का विकास होगा, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो क्या होता है उसमें उनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं, मतलब उनके बीच जो रिलेशन होता है उनके आकार और कार्यों के आधार पर उसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता कौन, प्रारूपी वर्गीकी। लेकिन क्या होता है आधुनिक वर्गीकी में इसमें विकसित और जितने भी लक्षण होते हैं उनके अंतर संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं। फिर छठवां बोलता है यह आकारिकीय जाति के बारे में अध्ययन करता है। जो प्रारूपी जो वर्गीकी होता था उसमें आकार के आधार पर ही लक्षणों का निर्धारण करते थे। इसमें लक्षणों को ज़्यादा नहीं देखा जाता था, जो शारीरिक बनावट होता है, जो आकार होता है, उसी के आधार पर प्रारूपी वर्गीकी का अध्ययन करते थे। लेकिन आधुनिक वर्गीकी में क्या होता है, जैविक जाति और विकासात्मक इकाई जो होता है, जैविक जाति मतलब उसके जो लक्षण होते हैं या फिर उनका जो क्या होना चाहिए, जो जीन्स होता है जैविक, इसमें जीन्स जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ये क्या होता है, इसका जैविक जाति निर्धारण करता है, उसके आधार पर उसमें विकास होगा। तो उसका जो विकासात्मक इकाई होता है, मतलब जहाँ से विकास शुरू होता है या फिर जो मुख्य विकास जहाँ से स्टार्ट होता है वो किससे होता है, उसमें से वहाँ उसका अध्ययन, उस जीव का अध्ययन करते हैं। ये किस में होता है, आधुनिक वर्गीकी या फिर जैव वर्गीकरण में।